वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट डेटा के अनुसार दुनिया की टॉप 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज में अब इंडिया ने एंट्री ले ली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो लेटेस्ट डेटा सामने आया है, बताया जा रहा है कि भारत के द्वारा एक सिंगल वर्ष में सन 2023 के अंदर अंदर 456 बिलियन यूएस डॉलर्स की मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू को यहाँ पर सीधा सीधा ऐड ऑन किया गया है। ये वाली खबर जो है आज से कुछ ही दिन पहले सामने आई थी। बताया गया था कि इंडिया has finally made it to the top 5 मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज लिस्ट। नाउ ऑब्वियसली ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन जो यहाँ पर सबसे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ सामने आई थी वो ये थी कि इसी अचीवमेंट को लेकर चाइना का जो जाना माना अखबार और चाइनीज़ गवर्नमेंट का माउथ पीस कहलाए जाने वाला जो न्यूज़पेपर है ग्लोबल टाइम्स, वो इस चीज़ को लेकर भारत की बढ़ चढ़ के तारीफ कर रहा था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोबल टाइम्स ने सबसे पहले तो कहा कि चाइना रिमेन्स दी वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 पे चाइना ही है, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया दैट इंडिया हैज़ नाउ मेड इट टू दी टॉप 5 विद द मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड ऑफ ऑलमोस्ट 456 बिलियन डॉलर। बल्कि अगर आप ये पूरा का पूरा आर्टिकल ग्लोबल टाइम्स का देखेंगे, इसमें स्पेसिफिकली ग्लोबल टाइम्स ने बोला है कि इंडिया आने वाले टाइम में दुनिया की बहुत ही बड़ी पावर बनने वाला है। नाउ ये दोस्तों सरप्राइजिंग थोड़ा सा इसलिए बन जाता है बिकॉज आज से कुछ ही महीने पहले जनवरी 2024 में भी चाइना के इसी ऑफिशियल न्यूज़पेपर ग्लोबल टाइम्स ने उस टाइम पर भी खुलकर बढ़ चढ़कर भारत की और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ करी थी। ये वाला आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, 2024 जनवरी का है। चाइनाज ग्लोबल टाइम्स आर्टिकल प्रेजेस इंडियाज स्ट्राइड अंडर पीएम मोदी, और कहा कि इंडिया वाकई में एक बहुत ही मेजर और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर बन चुकी है। नाउ सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे इस डेटा के बारे में, क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड, इसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली समझेंगे कि आखिरकार चाइना सडनली भारत की इतनी ज़्यादा ओपनली और बढ़ चढ़ कर प्रेज क्यों कर रहा है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर एवं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी ऑफलाइन सेंटर्स में दोस्तों हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है, मेंटरशिप की आवश्यकता है, तो आप लोग हमारे सेंटर्स को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर आप लोग फोन कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। सबसे पहले डेटा की बात कर लेते हैं। ये जो डेटा है बाय द वे, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है एंड इस बार जो डेटा में टॉप 5 कंट्रीज हैं, आज से ही नहीं काफ़ी लंबे टाइम से नंबर 1 पे जो कंट्री देखने को मिलती है दैट इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड नोन एज चाइना, जिसने एक साल के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू ऐड करी है 4659 बिलियन यूएस डॉलर्स की, यानी कि ऑलमोस्ट मान लीजिए 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की इन्होंने एक साल के अंदर अंदर मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू को यहाँ पर ऐड किया है। इसको हम लोग शॉर्ट में एमबीए भी बोल देते हैं। अमेरिका के द्वारा लगभग 2500 बिलियन, नंबर 3 पे जर्मनी, नंबर 4 पे जापान जो कि 800 के आसपास है, एंड नंबर 5 पे हमारा भारत अब एंट्री ले चुका है जिसने 450 बिलियन यूएस डॉलर्स का यहाँ पर कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से किया है। एमवीए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेट्रिक है जब हम बात करते हैं किसी भी कंट्री के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समझने के लिए। तो एमवीए एक ऐसा मेट्रिक है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि उस कंट्री की टोटल इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है जो कि सीधा सीधा मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा किया गया। नाउ ये जो एमवीए है इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, बड़ी ही सिंपल कैलकुलेशन है। एमवीए का मतलब होता है कि आपने जो भी सामान अपनी कंट्री के अंदर बनाया, सामान मतलब कि टैंजिबल सामान जिसको आप टच कर सकते हैं, वो वाला सामान आपने बनाया, उसके सारे आउटपुट्स को आपने ऐड ऑन कर दिया, उसके अंदर लगने वाले जितने भी इनपुट्स थे, जो भी इंटरमीडिएट सामान था, उसको आपने सब्ट्रैक्ट कर
कर दिया, आपने डेप्रिसिएशन को इसमें से नहीं निकाला और जो नेट फिगर आपके पास सामने आई उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड बोल देते हैं। ये थोड़ा सुनने में कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं, इसमें जो मेन कंट्रीब्यूशन होता है वो ये देखा जाता है कि जो भी आपने सामान है उसकी सोर्सिंग लोकली ही करी है ना। मान लीजिए आपने कोई सामान किसी और देश से मंगा करके, अमेरिका से मंगा करके फाइनल सामान उसको इंडिया में तैयार किया, तो उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू एडेड का कंपोनेंट होगा ये थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने इंडिया से ही सामान लिया और उससे आपने फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया इंडिया के ही अंदर, तो इसमें जो आपको MVA का कंपोनेंट देखने को मिलेगा वो ज़्यादा कंपोनेंट देखने को मिलेगा। यही इसमें अच्छी बात ये भी है कि अगर हम लोग टॉप 5 में आ चुके हैं, इसका मतलब हम लोग लोकल सोर्सिंग, लोकल इंडिया के प्रोडक्ट्स भी भारी मात्रा में ही यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा सरप्राइजिंग बात यहाँ पर यह आती है कि ग्लोबल टाइम्स न्यूज़पेपर, जो कि आम तौर पे भारत की बहुत आलोचना करता है, भारत की जियोपॉलिटिक्स को टारगेट करता है, उसने पहली बार अपना जो स्टैंड है वो इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा सॉफ्टन कर लिया है और बल्कि साथ में ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो अब एक दुनिया की मेजर पावर्स वाली कैटेगरी के अंदर प्रवेश कर चुका है। 2024 जनवरी में भी सेम चीज़ कही थी, इन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग पावर इन द वर्ल्ड, और उस टाइम पर भी इन्होंने यही कहा कि इंडिया की जो आर्थिक विकास है बहुत मजबूत है। इवन जो इंडिया का शहरों में प्रशासन चल रहा है, जो गवर्नेंस चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करने की जो अप्रोच है वो भी बहुत शानदार चल रही है। सवाल अभी भी वही आता है कि सडनली चाइना इंडिया की इतनी तारीफ क्यों कर रहा है। रीज़न बहुत सिंपल है दोस्तों, आज से 4 साल पहले भारत के द्वारा अपने FDI नियमों को बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया गया था। आप देखिए यहाँ पे 2020 गलवान घाटी में उस टाइम पे भिड़ंत हुई थी भारत और चाइना के सोल्जर्स के बीच में, एंड इमीडिएटली कुछ ही दिनों के बाद इंडिया ने अपने FDI नियमों में बहुत बड़े बदलाव किए थे। बदलाव में उन्होंने ये बोला था कि जो भी भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देश हैं, अगर वहाँ से कोई भी FDI आती है तो वो ऑटोमेटिक रूट के तहत नहीं आ पाएगी, वो डायरेक्टली अब गवर्नमेंट रूट के तहत आ पाएगी। यानी कि अगर उसमें FDI आएगी तो पहले गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का गो अहेड मिलना ज़रूरी है, यानी कि आपने एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ अप्रूवल यहाँ पे ऐड ऑन कर दी है। इसका भारी नुकसान हुआ चाइना को, बिकॉज चाइना सन 2014 से लेकर के ऑलमोस्ट 2018-19 तक बहुत भारी मात्रा में निवेश भारत में कर चुका था, जो कि ऑलमोस्ट मान लीजिए कि 8 से 9 बिलियन डॉलर का निवेश भारत के अंदर किया जा चुका था। बहुत सारी चाइना की बड़ी बड़ी ऑटो कंपनीज जैसे कि BYD हुआ, ग्रेट वॉल मोटर्स हुआ, ये ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी थी कि हम लोग भारत में आने वाले हैं। और चूंकि इतना बड़ा निवेश ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन अब सडनली भारत ने बोल दिया कि अब अगर आपको निवेश करना है तो उसका तरीका जो है वो हम लोग बदल रहे हैं। तो इस चीज़ को लेकर चाइना में चिंता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। और यहीं पर दोस्तों यहाँ पर इंडिया ने बड़ा क्लियरली बोल दिया था कि जब एक तरफ बॉर्डर के ऊपर गतिरोध चल रहा है तो साथ में हम लोग दूसरे कमरे में बैठ कर के इकोनॉमिक नेगोशिएशंस नहीं कर सकते हैं। ये वाला स्टेटमेंट डॉक्टर जयशंकर ने दिया था और इसीलिए बिकॉज ये सब प्रॉब्लम्स हुई, उसके बाद एक और प्रपोजल चाइना WTO के अंदर लेकर आया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि हम लोग दुनिया की डेवलपिंग कंट्रीज़ में अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो वाला प्रपोजल भी जो था उसको इंडिया ने तो रिजेक्ट किया ही किया, लेकिन और भी कई सारी डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली साउथ अफ्रीका ने भी कहा कि ये वाला जो प्रपोजल है हम लोग इसके फेवर में नहीं हैं, बिकॉज ऑफ दीज मेजर रीजंस कि चाइना निवेश नहीं कर पा रहा था, चाइना को इकोनॉमिकली बहुत नुकसान हो रहा था और उनकी खुद की मार्केट का हाल आप लोग जानते ही हैं। इसी वजह से वो सडनली अब इंडिया की यहाँ पर तारीफ करने लग चुका है। ना वैसे तो चाइना ने हमारी खुलकर तारीफ कर दी है, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस तारीफ की भारत को आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगर हम लोग डोमेस्टिकली आंकड़ों को देखें, जो डोमेस्टिकली हम लोग सूचकांक निकालते हैं परचेजर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का, वो भी दोस्तों इसी कहानी को दोहराता है कि हमारा जो PMI है वो 16 ईयर हाई पे पहुँच चुका है। इस चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली देखिए। एंड वहाँ पर भी मैंने इसी चीज़ को बताया था कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का PMI है ये ऑलमोस्ट 60 के आसपास पहुंच चुका है। और ये वाला जो आंकड़ा है, इतना बड़ा आंकड़ा
हमें इससे पहले ये 2008 में देखने को मिला था। एंड ये दोस्तों हमारे जो ऑर्डर्स हैं, डोमेस्टिकली भी बहुत ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड एक्सटर्नली भी भारत को बहुत बड़े स्तर पे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जबकि चाइना का जो PMI है वो कई सारे महीने लगातार 50 के आंकड़े के नीचे रहा, जो कि दर्शाता है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बढ़ने की बजाय अब वहाँ पर उनको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है। तो आई थिंक चाइना की तरफ से हमें अप्रूवल लेने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं थी, बट ठीक है, उन्होंने बोल दिया तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। वन डाउट जो कि सभी लोगों को आ सकती है कि अगर हम लोग GDP रेटिंग्स की बात करते हैं तो वहाँ पर जर्मनी, जापान और भारत में इतना फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आप देखिए, जर्मनी 4.5 ट्रिलियन पर है, जापान 4.1 पर है, इंडिया 3.9 पर है। लेकिन अगर हम लोग इन आंकड़ों की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इंडिया 456, ये 818, ये 845। इसका बड़ा कारण बेसिकली ये है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो अभी भी ज़्यादातर टर्शरी सेक्टर से ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है, सर्विसेज सेक्टर से ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आता है। उतना कंट्रीब्यूशन हमें मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर से नहीं आता, इसीलिए हमें यहाँ पर इतना बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिल रहा है। खैर, आप लोग इस पूरे डेटा के बारे में और एनालिसिस के बारे में क्या सोचते हैं, डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।